हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी हिंदी प्रिय छात्र छात्राओं, भाई बहनों से निवेदन है कि आज की ये वीडियो आप अगर पूरी देखेंगे तो आपको बेहतर अच्छा लगेगा और साथ ही साथ जो प्रेमचंद्र जी की गोदान कृति है उसका आप पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। वैसे देखिए, जो गोदान उपन्यास है वो 36 खंडों में विभक्त है, यानी 36 अध्यायों में विभक्त है। तो इसको पढ़ने यदि आप बैठेंगे तो आपका बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन उन 36 खंडों से हमने ये PDF तैयार की है, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा गोदान का जो सार है वो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कब तक धैर्य रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। हो सकता है 1 घंटे हो जाए केवल गोदान ही पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा। गोदान वास्तविकता में है क्या, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले हम गोदान के पात्रों पर बात करते हैं। गोदान लिखी है प्रेमचंद जी ने, उपन्यास है गोदान एक, और इसमें जो है 36 अध्याय हैं और साथ ही साथ 1936 में ये प्रकाशित भी हुई थी। तो प्रकाशन वर्ष जो इसका है वो भी 1936 है। 36 अध्याय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस उपन्यास में यदि आपने पात्र परिचय को पहले नहीं पढ़ा है तो इसकी स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि आप लोग पात्र परिचय हमारे साथ पढ़ें, पात्र परिचय को याद करें, इसके बाद हम इसके कथासार को पढ़ें तो सबसे सुलभ हमें महसूस होगा। तो आइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कुछ पात्र परिचय हमने यहाँ पर लिखा है, बाकी का पात्र परिचय इसके नीचे भी है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है वो है होरी। सबसे पहला पात्र और मुख्य पात्र आप कह सकते हैं, इसको प्रधान पात्र कह सकते हैं। कौन है? होरी। होरी की एक पत्नी होती है, एक ही होती है, जिसका नाम होता है धनिया। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? धनिया। तो सबसे पहले हम पात्रों को याद करने की कोशिश करेंगे, तभी स्टोरी समझ में आएगी। नहीं तो आगे चल करके इतने सारे पात्र हैं कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो होरी की जो पत्नी है वो कौन है? धनिया है। होरी के भाई हैं, और होरी के भाई की कौन कौन है? तो एक हीरा भाई है और एक शोभा है। ठीक है, शोभा जो है ये सबसे छोटा है, ये छोटा तीर लगा है ना, इसीलिए सबसे छोटा है। इसके बाद हीरा जो है वो बड़ा है, शोभा से कैसा है? बड़ा है, और ये पागल है। ये कैसा है? पागल है। यहाँ पर मैंने शो भी किया है कि ये 5 साल पागल खाने में रहा है। ठीक है, हीरा की पत्नी है पुनिया। हीरा की पत्नी कौन है? पुनिया है। और होरी जो है इसका दोस्त कौन है? भोला। होरी का दोस्त है भोला। ठीक है, भोला की पत्नी जो थी वो थी नोहरी, जो कि जिसका देहांत हो जाता है। और भोला की एक विधवा बेटी भी है। भोला की जो क्या है? एक विधवा बेटी है जिसका नाम क्या है? झुनिया है। ठीक है, होरी के 3 संतान होती हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा होता है। बेटे का नाम है गोबर या गोवर्धन। ठीक है, वैसे वास्तविक नाम जो है गोबर का वो गोवर्धन है, लेकिन पूरे उपन्यास में गोबर नाम चला है उसका। और बेटी जो है वो सोना है, और एक दूसरी बेटी है वो कौन है? रूपा है। ठीक है, एक बार फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। होरी की पत्नी कौन है? धनिया। 3 संतानें हैं होरी की, गोबर, सोना और रूपा। गोबर की पत्नी है कौन? झुनिया। जो झुनिया गोबर की पत्नी है वो भोला की क्या है? विधवा बेटी है। भोला की एक पत्नी थी नोहरी, जिसका देहांत हो जाता है, तो भोला विधुर है। इस उपन्यास में भोला कैसा है? विधुर है। भोला दोस्त है किसका? होरी का। और होरी की पत्नी है धनिया। होरी के भाई हैं हीरा और शोभा। शोभा जिसमें छोटा भाई है।
और हीरा की पत्नी कौन है? तो हीरा की पत्नी है पुनिया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर इतना समझ में नहीं आता है तो अभी बीच में एक बार और हम इसको बताएंगे। इसके बाद है गांव। तो दो गांव यहाँ पर मेन है, एक बेलारी और दूसरा सेमरी। ठीक है, कौन कौन सा गांव है? बेलारी और दूसरा कौन सा है? सेमरी। बेलारी गांव है तो बेलारी गांव में दाता दीन, माता दीन, झिंगुरी ये सब पात्र होते हैं, और साथ ही साथ में इसी बेलारी गांव का पात्र होता है होरी। इसी बेलारी गांव का जो मुख्य पात्र है वो कौन होता है? होरी। सेमरी जो गांव है इसमें एक राय साहब अमरपाल सिंह होते हैं, एक ही नाम है ये, राय साहब अमरपाल सिंह, ये जमींदार है। ठीक है, और भी पात्र होते हैं, खन्ना और खन्ना की पत्नी गोविंदी, और लखनऊ से जो लखनऊ में रहते हैं वो है मालती और मेहता, ये लखनऊ वाले पात्र हैं। शहरी पात्रों में है मिस मालती और प्रोफेसर मेहता। तो इतना आपको याद रखना है, और अभी हम इसको बार बार आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोदान की ओर, और गोदान में है क्या इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक गोदान आप रट नहीं सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 36 अध्यायों में है और पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, 30 मिनट हो जाएंगे, इतने से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, कथासार पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बैठ जाइए अच्छे से, और ईयरफोन अगर हो तो उसको लगा लीजिए, और जैसे हम FM सुनते हैं उस तरीके से आप सुनते रहिए। ठीक है, अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं। अच्छा, 5 का आंकड़ा भी इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 बीघा जमीन होती है होरी के पास, 5 साल हीरा जो है वो पागल खाने में रहता है, 5 मील के फासले पर 2 गांव होते हैं। तो ये 5 का आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और वेलारी। होरी वेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। यानी होरी जो है वो गरीब है, और वो अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि अगर बड़े लोगों के पास हम उठते बैठते रहें तो थोड़ा सा मान मर्यादा सम्मान बना रहता है, और साथ ही साथ जान बची रहती है। वह समझता है कि इनके पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पाँवों के सहलाने में ही कुशल है। जब वो सेमरी गांव के लिए निकलता है तो रास्ते में पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वह विधुर भोला के मन में, अब भोला जो है वो कैसा है? विधुर है, यानी कि उसकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन? नोहरी। भोला की पत्नी नोहरी मर जाती है तो भोला विधुर है। तो वह विधुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है। तो भोला कहता है कि आप 80 रुपये अभी मत दो, बाद में हमें दे देना, गाय को आप ले जाइए। और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है, और भोला जो है वो होरी से कहता है कि हमारे पास जो है भूसा की कमी है, हम इतनी गायों को नहीं खिला सकते। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंचता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। अब जो राय साहब होते हैं, राय साहब एकदम ये मान कर के चलिए कि अपना काम निकलवाने के लिए ये बहुत ही ऐसे पात्र हैं जैसे हमारे गाँव में रहते हैं कि बस अपना काम हमें किसी न किसी तरीके से निकलवाना है। तो ऐसे ही राय साहब का चरित्र है। तो राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे।
होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कहकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है। जब होरी जो है अब राय साहब के यहाँ से अपने घर पहुंच गया, कहाँ, बेलारी में, तो वह राय साहब की प्रशंसा कर रहा होता है। तो उसका जो बेटा है, तो बेटा जो है वो कहता है कि रंगा सियार, मतलब बेटा रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। किससे? पिताजी से, यानी कि होरी से। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। अब जो होरी है वो अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि उसने भोला से भूसा देने का वादा कर दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। अब यहाँ पर होरी यानी जो धनिया का पति है, होरी धनिया का जो पति है, वह कहता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था। किसकी? धनिया की प्रशंसा कर रहा था। तो धनिया जो है वो शांत हो जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोंचे भूसा भरकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। किससे? भोला की बेटी जो झुनिया है, जो कैसी है? विधवा है। झुनिया कैसी है? विधवा है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर गाय लाता है। भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है। और झुनिया जो है वो गोबर को कहाँ तक छोड़ने आती है? बेलारी के निकट तक। ठीक है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नाद गाड़ी जाती है, जिसमें हम लोग खिलाते हैं गाय को। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। केवल अलगोजिया हो गए, उसके 2 भाई हीरा और शोभा नहीं आते हैं। यानी अलगोजिया हो गए मतलब अलग हो गए। कौन कौन भाई उसके? हीरा और शोभा, वो देखने के लिए नहीं आते हैं। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। अब यहाँ पर सेमरी के बारे में बताया जा रहा है। तो सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। किसके? जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। अब होरी को 5 रुपये क्या देना है? नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं कौन कौन? बिजली पत्र के संपादक पंडित ओमकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर खन्ना, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल के मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी धर्मपत्नी कामनी, जो कि जिसका नाम गोविंदी भी है, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद। ये जो हैं ये शहर के कुछ मेहमान आए हुए हैं राय साहब के यहाँ पर। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर के प्रति व्यंग करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओमकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओमकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती हैं और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती हैं। मतलब इनको शर्त लगी हुई थी कि इनको कोई ऐसा नहीं खिला सकता। ठीक है।
उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो पठान के वेश में कौन आए थे? मेहता आए थे। ठीक है, चलिए। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, मतलब मालती जो है वो मेहता से प्यार करती है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया, अब जो ये लोग एक चिड़िया मारते हैं और मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इसे मालती ईर्ष्या करती है। उससे मालती जो है वो क्या करने लगती है? ईर्ष्या, क्योंकि वह मेहता से प्यार करने लगी थी, तो मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब, तो दूसरी टोली में कौन कौन थे? राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है, मतलब मिल चलाते हैं तो उसके शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तंखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं। अब यहाँ से जो बात चलेगी वो होरी की चलेगी। ठीक है, होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है कि नौखेराम, बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज ना लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। अब गाय बेचने के लिए लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राय साहब जी कहते हैं कि जो भी कर नहीं, देखो कारिंदा का मतलब होता है कर को उगाने वाला। जैसे हम कोई कर लेने आया, ठीक है, तो उसको कारिंदा बोलेंगे। तो कारिंदा कहता है नौखेराम, बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकते हैं। तो ऐसा उसने ऐलान कर दिया। जब ऐसा ऐलान कर दिया गया तो जो होरी था उसने क्या किया कि गाय बेचकर ये सोचा कि चलो झिंगुरी के पास से हम कुछ उधार ले लें, लेकिन झिंगुरी बोला कि अपनी गाय हमें बेच दो आप, तो हम क्या कर देंगे, आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर हो गया। अब गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो गया। होरी ने गाय बेचने के लिए राजी कर लिया धनिया को। ठीक है, धनिया को भी राजी कर लिया और स्वयं भी राजी हो गया। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है। उमस मतलब गर्मी। ठीक है, और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। अब उसकी गाय के पास कौन खड़ा था? हीरा खड़ा था। उस यानी हीरा जो कि उसका पागल भाई था। ठीक है, होरी का जो पागल भाई था वो खड़ा था। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है। तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है। तो धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने, अब देखिए होरी कितना बढ़िया व्यक्ति था। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। मतलब वो कहता है कि कसम से मैंने होरी को नहीं देखा उसके आसपास। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगुरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। मतलब धनिया ने पहले ही कह दिया था कि ये सब मुखिया लोगों की मिली भगत है, तो मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेकर दरोगा उनसे भी रिश्वत ले लेता है और धमकी देता है कि भाई हम आपकी तलाशी ले लेते हैं। तो जैसे ही मुखिया लोग उनको दरोगा को पैसे देते हैं, दरोगा चला जाता है और होरी जो है वो दरोगा से नहीं मिल पाता है। इसके बाद
गौ हत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। अब हीरा को लगता है कि हमने गौ हत्या कर दी, पाप हो गया, तो वह घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया। अब हीरा की पत्नी कौन है? पुनिया। तो होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक बीमार भी पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। अब झुनिया कौन है? तो हमने आपको पहले बताया था, झुनिया होरी के बेटे की प्रेमिका है। झुनिया होरी का बेटा जो है गोबर, उसकी कौन है? प्रेमिका है। तो इन लोगों का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था। तो अब वह 5 महीने का गर्भ लेकर के उसके घर आ जाती है। ठीक है, किसके घर? होरी के घर। तो होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। भाई गरीबों के लिए पंचायतें पहले बहुत दबाया करती थी, है ना, वही है। झुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 3 मन अनाज का डांड लगाती है। यहाँ 30 नहीं है, 3 मन है, तो 3 मन अनाज का डांड लगाती है। 3 मन अर्थात 1 क्विंटल 20 किलो। ठीक है। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रेहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डांड चुकाता है। अब होरी जो है, होरी ने अपना मकान गिरवी रख दिया, किसके पास? झिंगुरी के पास। कितने रुपए में? 80 रुपये में। ठीक है, और उसने डांड चुका दिया। इसके बाद गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर, अब गोबर जो है, जो झुनिया का पति है, जो झुनिया का क्या है? पति है। अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन झुनिया का वो क्या बन गया? पति बन गया, क्योंकि उनके प्रेम संबंध में एक लड़का पैदा हो गया है। ठीक है। तो गोबर जो है वो झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के डर से लखनऊ शहर भाग जाता है। वहाँ मिर्जा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। उनकी दी कोठरी में रहता है, यानी जो खुर्शीद उनको कोठरी देते हैं उसी में वह रहने लगता है। एक बार फिर हम पात्र परिचय आपको दिखा दें कि होरी की पत्नी धनिया, होरी के 3 संतान हैं, गोबर, सोना और रूपा। गोबर की पत्नी है झुनिया, जिसको छोड़ करके खुर्शीद के यहाँ पर वो शहर में रहने चला गया है। भोला की बेटी है झुनिया, और भोला की एक पत्नी थी नोहरी। इसके बाद होरी का दोस्त है कौन? भोला। और होरी के 2 भाई हैं, हीरा जिसने गाय को विष खिलाया है अभी, और शोभा जो है वो उसका छोटा भाई है होरी का। हीरा की पत्नी कौन है? पुनिया, जिसके खेत को अभी हमने बोला था कि होरी ने जो है वो पुनिया के खेत में काम किया। ठीक है, चलिए इसके बाद ये पात्र हैं शहरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डांड में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता है। अब 100 रुपये और 3 मन गेहूँ अनाज ले लिया है पंचायत ने। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करती है। पुनिया कौन? हीरा की, कमेंट करो फटाफट, पुनिया कौन है? हीरा की पत्नी। ठीक है, जो पागल था। वर्षा के अभाव से उसकी ईख सूख जाती है। होरी की वर्षा के अभाव से ईख सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है। अब भोला से जो उधार गाय लाया था तो वो भी रुपए लेना चाहता है, 80 रुपये। होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। भोला जो है, जो दोस्त था, वो होरी के क्या? बैल खोल कर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता वीमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम इनको समझाएंगे, जो भी कथन ये निकल जा रहे हैं ना, ये वाले फिर समझाएंगे। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना
मिसेज खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है, क्योंकि इन सब में खेलने वाली कौन थी? मालती थी। ठीक है, मालती ऊपर से तितली तो अंदर से मधुमक्खी थी। ठीक है, राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नौखेराम से रुपए देने को कहते हैं। अब ये नौखेराम भी एक महाजन है। ठीक है, तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओमकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसमियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओमकार नाथ राय मतलब झूठा केस। ठीक है, राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। तो जो बिजली पत्र के संपादक हैं वो राय साहब से कहते हैं कि ये सनसनीखेज खबर हम अपने पत्र में छापने जा रहे हैं। तो राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बैल तो भोला ले गया था। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दीन, अब दाता दीन भी कौन है? तो दाता दीन पशु चिकित्सक हैं। कहाँ के? बेलारी गांव के। ठीक है, तो उठाकर दाता दीन होरी से सांझे में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। यानी जो दाता दीन थे, जो आचार्य दाता दीन थे, वो उससे कहते तो हैं कि साझा करके हम बुवाई कर लेते हैं, मतलब आधे आधे में हम बुवाई कर लेंगे। तो वास्तविकता में वो ले कहाँ तक जाते हैं? उसको मजदूर बना देते हैं, केवल मजदूरी बस देते हैं उस खेत की, और कुछ नहीं। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन, अब एक दाता दीन का बेटा कौन होता है? माता दीन, जो झुनिया को प्रेम फांस में फंसाने के लिए प्रयास करता है। झुनिया कौन? गोबर की पत्नी। ठीक है, तो उधर दाता दीन का बेटा माता दीन झुनिया को प्रेम फांस में फंसाने के लिए प्रयास करता है। अब झुनिया कौन है? झुनिया है गोबर की पत्नी, और गोबर तो पहुंच गए हैं सिटी में। ठीक है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। तो जो सोना है वो पहुंच जाती है। अब सोना कौन है? तो ये गोबर की बहन है। सोना कौन है? गोबर की बहन। होरी की थी 3 संतानें, गोबर, सोना और रूपा। तो गोबर की बहन हुई सोना, तो सोना बीच में पहुंच जाती है और ये मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। अब होरी की जो ईख बची थी उसमें जब वो बेचने के लिए जाता है तो महाजन जो हैं वो सारा रुपया बोलते हैं कि अभी तुम्हारा कर्ज पड़ा हुआ है, तो कर्ज के लिए ही वसूल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है, वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। गोविंदी चली गई कहाँ पर? मेहता के पास। मेहता उसकी प्रशंसा कर उसे समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दाता दीन की मजूरी करने लगता है। अब होरी बेचारा इतना मजबूर हो गया है कि जो पशु चिकित्सक थे दाता दीन, उनकी वो मजूरी करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी दाता दीन की मजूरी करने लगता है। ऊख काटते समय, अब ऊख यानी ईख, गन्ना काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय करता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। मतलब जो गोबर था, गोबर भोला को मना करके अपने क्या ले आता है? बैल ले आता है। ठीक है, दाता दीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। ठीक है,
और दाता दीन से जो उसके पिताजी ने पैसे लिए थे तो उसके लिए 30 रुपये उधार लिए थे तो 70 रुपये देना चाहता है। और जंगी, अब जंगी कौन है, तो जंगी भोला का क्या है, बेटा है। तो भोला को मनाकर वो उससे अपने बैल ले आता है। नौखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी भी देता है। मतलब जो लगान वसूलता था कौन, नौखेराम, तो उसने रसीद नहीं दी थी तो उसको अदालत की धमकी भी देता है। कौन, गोबर। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। अब झुनिया को वो शहर ले जाना चाहता है गोबर अपने साथ। माँ के पाँव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थीं। अब राय साहब का थोड़ा सा मैटर आ गया है तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ रहे हैं और उसमें भी छोड़ा ही गया है। राय साहब की कई समस्याएं थीं। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वे मना करते हैं तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ देने से मना कर देते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1000 का चेक लिखवा लेती है। माता दीन की रखेल। अब यहाँ से थोड़ा सा राय साहब का चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब जो नया चैप्टर है वो चल रहा है माता दीन का। और माता दीन कौन है, दाता दीन का बेटा। माता दीन कौन है, दाता दीन का बेटा है। ठीक है, तो माता दीन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे देती है। अब जो यहाँ पर रखेल है कौन, सिलिया। तो सिलिया वास्तविकता में एक, अब देखिए यहाँ पर मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ और अगर किसी को बुरा लगे हमारे इन शब्दों से तो क्षमा चाहूँगा, ये इसी में लिखा हुआ है। तो सिलिया जो है वो वास्तविकता में एक चमार जाति की होती है और माता दीन जो होते हैं वो एक ब्राह्मण होते हैं। तो माता दीन की रखेल होती है कौन, सिलिया। तो ये जो सिलिया है वो अनाज के ढेर से कोई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को देती है। तो माता दीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होती है। सिलिया के बाबा हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। यानी कि जो सिलिया है, अब सिलिया के पिताजी आते हैं कि क्यों बेटा इसके यहाँ रह रही है, माता दीन है, ब्राह्मण हैं। तो सिलिया से वो कहता है अपनी बेटी से क्यों इसके यहाँ पर रह रही है, लेकिन वो सिलिया कहती है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो जो उनका बाप होता है हरखू, किसका, सिलिया का बाप हरखू, तो हरखू के कहने पर उसके साथी, किसके, हरखू के साथी माता दीन जो ब्राह्मण होता है उसके मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। फिर बाद में जो सिलिया है उसको धनिया रख लेती है। अब धनिया कौन है, तो धनिया होरी की पत्नी है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम, अच्छा सोना कौन है, तो सोना है होरी की बेटी। ठीक है, तो सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। भोला जो है वो एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। ठीक है, नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। मान लो जो नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती, पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है, मतलब पुत्र की जो इच्छा है, ठीक है, तो पुत्र कामना जो उसकी होती है तो उसके चक्कर में वो भोला को घर से भगा देती है।
नौखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नोहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। नोहरी कौन? जो उसकी पत्नी थी भोला की। ठीक है। शहर में परिवार लाकर, अच्छा अगर मैंने एक आध बार बोल दिया हो कि नोहरी का देहांत हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोंचा लगाता था, अब देखिए फिर से हम गोबर की कहानी पर पहुँच गए हैं। ठीक है। तो शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोंचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। झुनिया जो है उसको गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। इसके बाद है माता दीन नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। जो माता दीन है, अब माता दीन नोहरी यानी कि भोला की जो पत्नी थी, तो माता दीन नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 200 रुपये छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया खुश होती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो अगर पढ़ो भी ना तो दिक्कत नहीं है। मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से, अच्छा मालती की बहन कौन है? सरोज। ठीक है। तो मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, कुर्की भी आ गई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती। मालती गोबर को माली रख लेती है। अब मालती जो है गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। जो मालती मेहता से पहले प्रेम करती थी, अब वो मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। अब माता दीन कौन था? माता दीन कौन था? दाता दीन का पुत्र। ठीक है। तो माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया में मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। यहाँ पर होरी के पास आ गए अब हम लोग। तो होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान ना चुकाने से नौखेराम बेदखली का दावा करता है। नौखेराम जो लगान लेता है। माता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले ले और खेती करे। अब उसकी एक बेटी होती है रूपा, तो माता दीन कहता है कि रूपा की शादी कर दो। किससे? राम सेवक मेहता से। ठीक है। तो होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है।
मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। फिर गोबर झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था। अब होरी जो है उसका एक पोता है, कौन? मंगल, ठीक है, यानी कि उसका बेटा गोबर का। इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। अब हीरा जो है वो होरी से माफ़ी मांग रहा है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै होती है, उसे लू लग जाती है। उसको कै होती है, उसको क्या होता है कि लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेच कर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दिन से बोलती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही इनका गोदान है। ठीक है, तो यहाँ पर गोदान की स्टोरी जो है वो अब समाप्त हो जाती है। एक एक मिनट में हम इनके चरित्र आपको बता देते हैं। कभी चरित्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम MCQs पर चलते हैं। होरी गोदान उपन्यास का नायक है। इसमें आदि से अंत तक होरी की दयनीय और संघर्षपूर्ण गाथा कही गई है। वह भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है जो सदैव शोषक वर्ग के हाथों यातना सहने को मजबूर है। परिवार का मुखिया है। बेलारी गांव का होरी अपने परिवार का मुखिया है। उसके पास 5 बीघा जमीन है। परिवार में बेटा गोबर, 2 बेटियां सोना और रूपा तथा पत्नी धनिया हैं। वह कमर तोड़ मेहनत करके फसल उपजाता है, फिर भी उसे 2 वक्त भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे समय समय पर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। तो ये थे हमारे होरी। इसके बाद हैं सिलिया। तो सिलिया कौन थी? सिलिया चमारिन है और ब्राह्मण माता दीन के साथ रहती है। वह उसकी ब्याहता नहीं, रखेल है। माता दीन सिलिया का यौन शोषण करता है, जिसे वह अपना अधिकार मानता है। वह अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए सिलिया के हाथ का खाना नहीं खाता। सिलिया मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है। माता दीन के घर उसे केवल खाने पहनने की छूट है। अनाज में हाथ लगाने का अधिकार उसे नहीं मिलता है। दुलारी साहूकारनी को उसका बकाया चुकाने के लिए जब वह कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकाल कर दे देती है, तब माता दीन झपट आता है और उससे पूछता है कि तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सिलिया पूछती है, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार नहीं। माता दीन साफ साफ सुना देता है कि तुम्हें कोई अख्तियार नहीं है, काम करने के लिए खाती है, अगर तुझे पढ़ता ना पड़ता हो तो कहीं चली जा। ठीक है, तो ऐसे ही वो अपने पिताजी उसके आ जाते हैं। ठीक है, जो अभी हमने स्टोरी सुनाई थी। मालती कौन थी? तो मालती एक विकासशील चरित्र है। उपन्यास के आदि से अंत तक वो एक कौतूहल के रूप में दिखाई देती है। मालती एक शहरी पात्र है। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही है। उनके रहन सहन पर पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वो बाहर से फैशन वाली लगने पर भी भीतर से उदात्त चरित्र वाली है। उनके पिता शराबी हैं, रोगी हैं। उसकी 2 बहनें हैं। पिताजी पर 25,000 रुपयों का कर्जा होने पर भी वे उस ओर लापरवाह हैं। मालती अविवाहित है। वो खुद परिवार का सारा बोझ ढोती है। यह जिम्मेदारी उन्हें विवाह पर सोचने नहीं देती। तो इस प्रकार का ये जो चरित्र है वो किसका है? मालती का। आगे बढ़ते हैं। झुनिया। तो झुनिया के बारे में, झुनिया भोला की विधवा है। भोला की विधवा बेटी है। गोबर जब भोला के घर पर भूसा का खोंचा लेकर पहुंचता है, वहीं झुनिया से उसकी मुलाकात होती है। वह विधवा होने पर भी सुंदर है। उसका रूप वर्णन लेखक इस प्रकार करते हैं, उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी सोकर उठी है। उसके मांसल स्वास्थ्य सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था। कपोल फूले हुए, कपोल मतलब गाल। आंखें छोटी और भीतर धसी हुई। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गाल का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे
और भी शोभा प्रदान कर रही थी। ये कुछ दुनिया का वर्णन किया है। और राय साहब के बारे में, तो राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार थे, वे सैमरी में रहते थे। वे अपने समय के उन जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वास्तव में शोषक और प्रजा पीड़क होते हुए भी प्रजा हितैषी और समाज सेवक होने का दिखावा करते थे। तो राय साहब तो आप जान ही रहे हो कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। वे अवसरवादी व्यक्ति हैं। जो राय साहब हैं वो कैसे हैं? अवसरवादी व्यक्ति हैं। राय साहब को धूर्त भी कहा है कि राय साहब क्या हैं? धूर्त हैं। वे अपने व्यवहार में दोहरी नीति अपनाते हैं। वे एक तरफ जेल जाकर देश प्रेमियों की तालिका में अपना नाम दर्ज करा देते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को खुश करके राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। वे मुँह में स्वदेश नीति की प्रशंसा करते हैं तो व्यवहार में पाश्चात्य ढंग से रहते हैं। वे किसानों से नजराना लेते हैं तो दूसरी ओर आदर्शवाद की बात करते हैं। वे ओंकारनाथ को इसलिए रिश्वत देते हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने वाली ऐसी खबर ना छपे। ओमकारनाथ कौन थे? जो पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, बिजली पत्रिका के संपादक थे। राय साहब अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ओमकारनाथ से कहते हैं, मुझे किसानों के साथ जीना मरना है, मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? वे स्पष्ट कर देते हैं कि दावत और चंदे के लिए असामियों के घर से ही वे खर्च निकालेंगे, तो उसने लगान वगैरह वसूलते हैं। डॉक्टर मेहता कैसे थे? तो लज्जाशील थे और स्पष्टवादी थे। ये इनकी विशेषताएं हैं। ये थे कौन? डॉक्टर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। वे आधुनिक शिक्षित और बुद्धिजीवी हैं। समाज में उपस्थित सभी समस्याओं पर वे अपना विचार रखते हैं। वे शहरी पात्रों की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्टवादी, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। गोबर, तो गोबर एक बहुत साधारण सा युवक था। गोबर होरी और धनिया का बेटा है। उसका स्वभाव अपने पिता से विपरीत है। वह प्रत्येक अन्याय का विरोध करता है। वह नई पीढ़ी के असंतोष का प्रतीक है। धर्मभीरुता, सरलता और भाग्यवादिता के कारण तथा साहूकार के कर्जे की चक्की में पिस जाने के कारण पिता की असहायता देखकर गोबर विद्रोही मनोभाव संपन्न नवयुवक बन जाता है। तो इससे संबंधित अभी एक प्रश्न भी आपको मिलेगा। इसके बाद सरल युवक है। और धनिया कौन है? तो धनिया होरी की पत्नी है। और गृहस्थ की भट्टी में सबको झोंक कर वह 36 साल की उम्र में वृद्धा बन गई। उसके सारे बाल पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सुंदर गेहूँ रंग सांवला हो गया है, आँखों को कम सूझता है। ये सब कौन है? धनिया है। धनिया साहसी है, ठीक है। और इस तरीके से अब ये लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मैं चाहता हूँ कि अब इसके MCQs के आंसर आप लोग बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो जल्दी से फटाफट इसके आंसर आप लोग देंगे। गोदान का मुख्य नायक कौन है? हीरा है, होरी है, धनिया है या गोबर है? तो फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से। बिल्कुल, गोदान का मुख्य नायक कौन है? होरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी की संतान है गोबर, सोना, रूपा या फिर धनिया। तो होरी की 3 संतानें थीं, जिसमें धनिया उसकी जो है पत्नी थी। तो संतान में कौन कौन हो जाएगा? गोबर, सोना और रूपा, यानी कि 1 2 3, यानी कि ए वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी का गांव था सैमरी, बिलारी या लखनऊ। तो होरी का जो सही गांव था वो सभी को पता है, कौन सा था? बिलारी या फिर बेलारी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गोबर का वास्तविक नाम क्या था? तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था, ठीक है। इसके बाद आपके लिए एक कथन है। तो बाहर से तितली और भीतरी से मधुमक्खी, यह कथन गोदान में किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन जो है, ये कथन कहा गया था मालती जी के लिए, यानी कि यहाँ पर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है या दोनों हैं या फिर नन है? तो यहाँ पर आदर्शवादी आपको नहीं लगाना है। गोदान जो उपन्यास है वो यथार्थवादी उपन्यास है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़,
यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये हमारे प्रिय होरी की पत्नी धनिया का ये कथन है। यानी यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये किसका हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला इसी क्रम में प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये अपने जाने पहचाने बच्चन जी का है। किसका है? बच्चन जी का है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है, ये कथन किसका है? तो बच्चन जी का है। बी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोदान की कथा वस्तु में क्या था? कृषक की समस्या था। और यदि हम केंद्र पूछें तो हमारा जो मूल केंद्र हो जाएगा वो कृषक की समस्या ना होकर के मूल केंद्र हमारा हो जाएगा गाय की लालसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी के पास कितनी जमीन थी? 2 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा या 5 बीघा? तो होरी के पास जो जमीन थी वो थी 5 बीघा। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये 5 का आंकड़ा आपको नहीं भूलना है। तो होरी के पास कितनी जमीन थी? 5 बीघा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध उभरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक कौन है? सीधा आप यहाँ से सीखेंगे कि उपन्यास में विद्रोह और असंतोष का प्रतीक कौन है? तो वो था गोबर। ठीक है, कौन था? गोबर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोबर। अगला प्रश्न है, मालती व मेहता रहते थे। तो मालती और मेहता कहाँ रहते थे? तो मालती और मेहता लखनऊ में रहते थे। ए नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राय साहब किस गांव में रहते थे? लखनऊ में, कानपुर में, सेमरी में या बेलारी में? तो राय साहब का गांव आपको बताना है। तो राय साहब का जो गांव है वो हो जाएगा आपका सेमरी, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको MCQs पसंद आ रहे हैं तो निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है? किसने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है? प्रेमचंद्र ने, शुक्ल ने, अज्ञे ने या द्विवेदी जी ने? एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नेट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो किसने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है? तो ये स्वयं प्रेमचंद्र जी ने ही कहा है। ये स्वयं किसने कहा है? प्रेमचंद्र जी ने ही कहा है। 14 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, आ जाओ भैया, हाँ, रूपा के विवाह के लिए होरी ने कितने रुपए उधार लिए थे? तो कितने रुपए उधार लिए थे? 200 रुपये, 300 रुपये, 80 रुपये या 400 रुपये? तो कितने रुपए उधार लिए थे? तो यहाँ पर 200 रुपये वो उधार लेता है। किसके विवाह के लिए? रूपा के विवाह के लिए। ठीक है, रूपा जो होरी की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन अपने जो भोले भाले ब्राह्मण देवता माता दीन जी का है। किसका है? माता दीन जी का है। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके मुँह पर उनका जो पिता है, जो सिलिया का पिता है, वो क्या करता है? हड्डी फिकवा देता है, तो इनको जाति से अलग कर दिया जाता है। तो ये चमार जाति ग्रहण करने के लिए रह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही क्या हो जाएगा? आंसर आपका माता दीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हीरा कितने साल पागल खाने में रहा? तो हीरा जो है वो 5 साल पागल खाने में रहा था। कितने साल? 5 साल। ये हमने आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया था। गोदान उपन्यास में कितने अध्याय हैं? तो फटाफट आप लोग बता देंगे। तो गोदान उपन्यास में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। ठीक है, इसके बाद गोदान उपन्यास को किसने ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? गोदान उपन्यास को किसने ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? अज्ञे जी ने, प्रेमचंद्र जी ने, शुक्ल जी ने या फिर द्विवेदी जी ने? तो फटाफट इसका आंसर आप लोग हमें देंगे। तो यहाँ पर भी किसने कहा है? प्रेमचंद जी ने कहा है। आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भोला किसका पिता था? गोबर का, झुनिया का, हीरा का या मालती का? तो भोला जो है वो झुनिया का पिता था। गोबर का ससुर था, गोबर का ससुर था। हीरा का समधी था। ठीक है,
इस प्रकार से आप इसको सीख लेंगे। ये 20 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हमने वन लाइनर फैक्ट लिए हैं। गोदान का केंद्र है गाय की लालसा, और धनुष यज्ञ में राजा जनक के माली का अभिनय कौन करता है? तो ये होरी करता है, ये भी आपने पढ़ लिया है। बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन कौन है? तो बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन जो है वो झिंगुरी है। और होरी की गाय का नाम क्या होता है? तो होरी की गाय का नाम सुंदरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गाय को विष कौन देता है? तो गाय को विष हीरा ने दिया था। इसके बाद होरी की मृत्यु हुई थी। तो होरी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। कैसे हुई थी? लू लगने से। नेक्स्ट, होरी ने गाय खरीदी थी कितने रुपए में? तो 80 रुपये में। लेकिन वो 80 रुपये दे नहीं पाता है, तो वो क्या करता है कि जो भोला आता है उसके बैल छोड़ ले जाता है, बैल होरी के बैल ले जाता है। इसके बाद है, पंचायत द्वारा होरी पर लगाया गया जुर्माना 100 रुपये प्लस 3 मन गेहूँ। ठीक है। इसके बाद उपन्यास में गाय का नारद किसे कहा जाता है? तो ये हैं भैया दाता दीन, माता दीन के पिताजी। माता दीन के पिताजी ये दाता दीन हैं, और ये नारद कहे जाते हैं उस गांव के। मतलब कुछ भी अगर इनको ढोल पिटवाना हो तो बस इनसे बस बोल दो। ठीक है। इसके बाद है, मिर्जा खुर्शीद गोबर को कितने रुपए महीने तनख्वाह देता था? तो गोबर जो है काम करने के लिए चला गया था मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर, तो वो 15 रुपये प्रति माह इनको तनख्वाह देता था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 31, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, ये कथन किसका है? तो प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझने वाले थे मिस्टर मेहता जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो लेकिन संतान का जवाब तो गाली नहीं। तो यहाँ पर जब संतान हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसको दुक्कारते हैं। उसकी झुनिया जो है वो बेटा लेकर के आ जाती है। ठीक है, तब की ये बात हो रही है। तो यहाँ पर ये धनिया का कथन है। ये धनिया कहती है कि ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो लेकिन संतान का जवाब तो गाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनिया का। नेक्स्ट है, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है। उसके पहले क्या है? अयासी है, माफ़ी चाहता हूँ। प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयासी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी मिस्टर मेहता जी का है। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपका गोदान क्लियर हो गया होगा। और जिसको भी ये PDF चाहिए, जिन PDF से हम पढ़ाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 70 67 60 62 61 इस नंबर पर आप हमें 50 रुपये पे करके ये सारी PDF ले सकते हैं। और आगे भी जो PDF बनेगी आपको ये PDF मिलती रहेंगी। आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। इससे हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जोड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक ये PDF पहुंचाई जाएंगी। ठीक है। तो अब हमारी बारी आती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।